प्रभा शर्मा एक बार फिर आपसे मिल रही हूँ। साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रसार शिक्षा से दूसरा टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, प्रसार प्रशिक्षण। प्रसार प्रशिक्षण क्या है, प्रसार प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं और यह किस प्रकार से हमारे जीवन में या प्रसार कार्यक्रम को बढ़ावा देता है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन का या ग्रामीण जीवन का मूल आधार होती है। प्रसार शिक्षा का गठन ही इस कारण से हुआ है कि वो ग्रामीण समस्याओं का या ग्रामीण जन के समस्याओं का समाधान कर सके और उनके परिवेश में, उनके वातावरण में, उनकी मनोवृत्ति में, उनके व्यवहार में और उनकी कार्य निष्पादन शैली में भी परिवर्तन कर सके। अगर इन शैलियों में या प्रसार शिक्षा के दर्शन को देखा जाए तो उसमें केवल 3 चीज़ों का समावेश होता है: मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और कार्यशैली में परिवर्तन। और किसकी? ग्रामीण समाज की। और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं विद्यमान होती हैं और इस कारण से प्रसार शिक्षा का गठन किया गया या स्थापना की गई। तो यह प्रसार शिक्षा कार्यक्रम या लोगों से जुड़ने के लिए किस प्रकार से प्रभावी हुआ और कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया। प्रसार शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक ढंग से संपन्न की जाने वाली प्रसार प्रशिक्षण या प्रसार शिक्षण मनोवैज्ञानिक ढंग से संपन्न की जाने वाली शिक्षण पद्धति होती है। इस शिक्षण पद्धति का जरिया जिसके द्वारा शिक्षक अपना ज्ञान शिक्षार्थी तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा निमित्त मानव व्यवहार पर आधारित होता है या केंद्रित होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, जहाँ पर मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। इसके फलस्वरूप परिवेश या वातावरण का निर्माण करना भी जरूरी होता है, जिससे इस बात का संदेश दिया जाए या प्रसारक हो जाए या एक प्रसार कार्यकर्ता जिसके फलस्वरूप उसमें परिवर्तन और उसके व्यवहार में, उसकी मनोवृत्ति में, उसके कार्यशैली में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार की शैलियों का या शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। अनुभव मानव व्यवहार सीखने तथा अनुभव के द्वारा ही सफल माना जाता है। जब उसके फलस्वरूप व्यक्ति में नैतिक मूल्य और विश्वास, समझ, ज्ञान आदि की चेष्टा सामने आने लगती है तो जो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके आधार पर कार्य करने की शैली भी परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि प्रसार प्रशिक्षण एक अनौपचारिक शिक्षा है, जहां अगर निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है और ना ही निश्चित कार्यशालाएं हैं, ना कक्षाएं हैं और ना एक समय अवधि है। लेकिन क्योंकि प्रसार शिक्षण क्या कहता है, प्रसार शिक्षा क्या कहती है, करके सीखने पर आधारित होती है। स्वेच्छा का सिद्धांत लागू होता है। शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनके कार्यों को करने के लिए अवगत कराना होता है। प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत कोई शिक्षण विधि ना होते हुए भी इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का तरीका यह है कि कौन सी प्रशिक्षण विधि का प्रयोग हम कर रहे हैं और उनमें परिवर्तन लाने की धारणा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। सीखने की जो क्रिया है तथा प्रतिधारण क्षमता है उसके आधार पर भी स्पष्ट हो जाता है कि सीखने की क्रिया की अनुभूति क्या है या ग्रहण करने की क्षमता क्या है और सीखने के आधार पर लक्ष्य पाने की इच्छा भी जागृत कर दी जाती है। जैसा कि शिक्षण कार्य सभी अवस्थाओं तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसमें विश्वास उत्पन्न करना, विश्वास जागृत करना और नवीन ज्ञान प्रदान करना और ध्यानाकर्षण, ध्यान हमेशा रुचि, योग्यता, अभिरुचि उत्पन्न करना और ध्यान को आकर्षित करना भी जरूरी होता है। और जो कार्य दिया गया उसको क्रियात्मक रूप देते हुए मूल्यांकन भी करना चाहिए, नहीं तो हम जिस कार्य को करने गए वो कार्य हमारा सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। प्रसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये जो कार्यक्रम होता है करके सीखने पर आधारित होता है।
जबकि डॉक्टर एन मिंजर ने के अकॉर्डिंग है कि प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो मैकेनिक के जीवन में पेचकस, हथौड़े, रिंच आदि का होता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक प्रशिक्षण के जीवन में एक कार्य करने का तरीका वही होता है जो एक मैकेनिक के लिए हथौड़े के बिना या पेचकस के बिना या कोई भी पार्ट के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बिना या किसी भी पार्ट के बिना अधूरा होता है। वैसे ही प्रसार प्रशिक्षण में विधियों के बिना व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को सभी प्रकार की पद्धतियों का अच्छे से अवगत होना है, मतलब सभी प्रकार की पद्धतियों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही उसके प्रति समझ और आकर्षकता और ध्यानाकर्षण, ठीक है, फिर मूल्यांकन करने की क्षमता, अभिरुचि जागृत करने की क्षमता आदि, और कब और इसमें योजना भी बनाई जाती है, कार्यक्रम को नियोजित भी किया जाता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है, ये भी नियोजित करना भी जरूरी होता है। और ये कौन करता है? प्रसार प्रशिक्षण कार्यकर्ता करता है। प्रसार प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं या पद्धतियों से आशय उन साधनों से होता है जो सीखने वाले व्यक्तियों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच उनको परिस्थिति उत्पन्न कर दें, परिस्थितियां बता दें कि हम आपके बीच में आए हैं और अपनी योजना को लेकर और आपके मनोवृत्ति में, आपके व्यवहार में आप मतलब उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए तैयार हो। फिर है बच्चों सीखने सिखाने जैसे शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम के लिए जरूरी होता है कि शिक्षा, अगर शिक्षक के पास छात्र नहीं होगा और पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षा अधूरी होगी। वैसे ही प्रसार कार्यक्रम में भी बच्चों होता है कि अगर प्रसार शिक्षक हम जिनके बीच में गए हैं प्रसार शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं स्थापित कर रहे हैं, केवल योजनाओं को गए हम पोस्टर और चित्र के बारे में समझा के चले, नहीं समझा नहीं पाए, लगा के चले आते तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो कार्यक्रम को नियोजित करना और संचार को संभव करना भी जरूरी होता है। जैसा कि ओपी दहामा के अनुसार प्रसार शिक्षा या प्रसार एक शिक्षा है जो मानव के व्यवहार में अधिकतम वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, जिस वजह से कुछ उपकरण या अवश्य होने चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण पद्धतियां भी, जैसे जो उपकरण प्रसार कार्यकर्ता जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे प्रसार प्रशिक्षण पद्धतियां भी कहती हैं। जैसे कि सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि सीखने की क्रिया एक अनुभूति है या स्थिति है। मनोदशा को क्या कहा गया? यह स्थिति शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति की सीखने की प्रतिधारण क्षमता उसके व्यवहार को, उसके कार्य को, उसकी मानसिक स्थिति को भी, शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ओपी दहामा ने इस समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया है और बताया है कि अगर एक व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है तो किन विधियों के आधार पर करता है। समीकरण मतलब स्वाद के द्वारा केवल हम 1%, स्वाद के द्वारा हम 1% सीखते हैं, स्पर्श के द्वारा हम 1.5%, सूंघने या ग्रहण के द्वारा हम 3.5%, श्रवण के द्वारा हम 11% और दृष्टि देखने सुनने के साथ साथ अगर देखते हैं और सुनते हैं तो हम 83% सीख जाते हैं, हम समझ जाते हैं। हमारे में सीखने की प्रतिधारण क्षमता जो होती है वो 83% बढ़ जाती है। प्रसार शिक्षा द्वारा लोगों को नवीन ज्ञान की जानकारी देने का प्रयत्न किया गया और उनका ध्यान आकर्षित करने की क्षमता को भी रखा गया और उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न विधियों को प्रसार कार्यकर्ता का ज्ञान होना भी जरूरी होता है और इस विधियों का भी संपर्क स्थापित करने में लागू किया गया। तो प्रतिधारण क्षमता क्या थी बच्चों? उनके आधार पर स्पष्ट हो गया कि हम कैसे किन चीज़ों को या हम किसी कार्यक्रम को जब सफल बनाना है तो हम किन किन विधियों का प्रयोग करें। जनसंपर्क स्थापित करने के लिए या बहुत सारी विधियां होती हैं जिनके आधार पर हम संपर्क स्थापित कर देते हैं। संपर्क स्थापित करने का तरीका क्या होता है बच्चों? कि अगर व्यक्ति
सुनकर, बोलकर या सीखने की क्रिया के द्वारा ग्रहण की गई अनुभूति को व्यक्ति अपने अंदर धारण कर लेता है, तो वहाँ पर वो जो कार्यक्रम हम चलाने गए हैं या प्रसार कार्यकर्ता जो लेके गया है कार्यक्रम, वो सफल हो जाता है। दहामा ने अभी प्रतिधारण क्षमता को बताया कि 83% हम देखकर, सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, जबकि सीखने वालों की प्रतिधारणा जो क्षमता होती है वो इस प्रकार होती है। पढ़कर हम 10% सीखते हैं, सुनकर हम 20%, देखकर हम 30% और देखकर व सुनकर हम 50% सीखते हैं। जब हम परस्पर वार्तालाप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, सामूहिक संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करते हैं या प्रयोग की विधियों के आधार पर हम उनसे मिलते हैं और विधियों का विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर वो 70% हमसे, हमारे कार्यक्रम से प्रभावित होते हैं। कार्य संपादन करते हुए वार्तालाप द्वारा वो 90% अगर हम करके सिखाते हैं, लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से बाहर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है बच्चों? प्रसार शिक्षा कहलाती है। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? करके सीखना, परस्पर वार्तालाप के द्वारा कार्यशैली में या कार्य को संपादित किया जाए। तो 90% जो जनसंख्या है या ग्रामीण वासी हैं, वो हमसे कार्य करके अगर सीखते हैं तो वो हमसे प्रभावित होते हैं या हमारी प्रसार शिक्षण विधियों का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर है प्रसार प्रशिक्षण की या प्रसार शिक्षा की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब प्रसार शिक्षण की सबसे पहली अवस्था क्या है? ध्यान को आकर्षित करना, ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी योजना के बारे में, जब हम जनसंपर्क या समूह या सभा सम्मेलन या पैनल वार्ता या हम कोई भी प्रयोग विधि का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहला जरूरी होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और अगर वो पूरी हो रही हैं फिर उनके बाद उनका अपने कार्यक्रम के प्रति या कार्यक्रम को नियोजित करने में ध्यान को आकर्षित करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्या है? विश्वास उत्पन्न करना। दूसरा चरण क्या है? दूसरी अवस्था क्या है प्रसार प्रशिक्षण की? ध्यान को आकर्षित करने के बाद विश्वास उत्पन्न करना। ऐसा नहीं कि बार बार हम जब हम उनके पास जाएं तो नए कार्यक्रम को लेके जाएं, नए कार्यक्रम को लेकर जाएं और उस कार्यक्रम पे ना काम करके फिर दूसरी बार हम दूसरा कार्यक्रम लेके जाएं, तो वो उन पर विश्वास नहीं उत्पन्न कर। जब उनको कुछ हम करके दिखाएंगे, कुछ उनकी प्रतिधारण क्षमता को बताएंगे, अनुभूतियों को बढ़ाएंगे, रुचि जागृत करेंगे, तो उनका विश्वास आने में या हम सफल रहें, विश्वास उत्पन्न करने में हम सफल होते हैं। फिर लक्ष्य पाने की इच्छा को जागृत करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जब हम किसी भी कार्यक्रम को नियोजित करें, प्रसार शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियोजित करें, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लक्ष्य को पाने की इच्छा को जागृत करना। जैसे कि कोई भी व्यवसाय जो उनके समय में, क्योंकि प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण वासियों को शिक्षित करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, स्वावलंबन बनाना, स्वावलंबन की क्षमता उत्पन्न करना या स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ाना। फिर है लक्ष्य पाने की इच्छा तभी जागृत होगी जब उनकी मौलिक आवश्यकताएं पूरी होंगी। नवीन ज्ञान की जानकारी देना। हम ऐसा नहीं है कि गांव या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और पुराने ही संसाधनों का यूज़ करें, संसाधनों का प्रयोग करें। अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी या उनमें नवीन ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, जैसे पहले गाँव में प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सभा सम्मेलन, प्रदर्शनी, मेला, कठपुतली और जनसंपर्क, सामूहिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क आदि के द्वारा होता था, आज के समय में बहुत सारे ऐसे संसाधन उनके बीच में हैं जो हम एक समय समाचार पत्र हैं, संचार के बहुत सारे माध्यम हैं जिनके आधार पर हम उनसे जाकर मिलते हैं और नवीन ज्ञान की जानकारी देते हैं। फिर दी गई जानकारी को क्रियात्मक रूप देना। ऐसा नहीं है भी किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी कार्य को, योजना को हम उनके बीच में ले जाएं और उनको जानकारी दे दें, लेकिन उस पर कोई क्रियात्मक पक्ष नहीं दिया मैंने। उस पर क्या काम हो रहा है उसकी देखरेख या उसका मूल्यांकन मैंने नहीं किया, ना उसका निर्देशन किया, ना निरीक्षण किया, ना भी मैंने जांच किया। तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कार्य को सैद्धांतिक रूप देने के बाद उसका क्रियात्मक रूप भी देना जरूरी हो जाता है। फिर संतुष्टि,
कि हम वहाँ का फीडबैक लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं उस ग्रामीण एरिया का, ग्रामीण क्षेत्र का, कि यहाँ हमारे कार्यक्रम से कितने लोग संतुष्ट हैं। और ये कार्य कौन करता है? प्रसार प्रशिक्षण या प्रसार कार्यकर्ता इस कार्य को करता है। फिर उसके बाद संतुष्टि के बाद मूल्यांकन किया जाता है कि कार्यक्रम किस हद तक हमारा सफल हुआ है। प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाया था मैंने, प्रसार कार्यकर्ता कितनी हद तक इस कार्यक्रम से जुड़ा था और कितनी हद तक इस जनसंपर्क कर पाया है और किन किन माध्यमों के आधार पर उसने कार्यक्रम को किया। फिर है बच्चों प्रसार शिक्षण का वर्गीकरण, मतलब प्रसार शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया। इन परिस्थितियों के आधार पर एक ही प्रकार का प्रशिक्षण पद्धति नहीं यूज होती है, नहीं प्रयोग की जाती, विभिन्न प्रकार की प्रसार प्रशिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको स्पष्ट बताती हूँ, प्रसार प्रशिक्षण के निमित्त प्रसार शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार की संपर्क विधियां लागू की गई हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो विधि है वो है आपकी व्यक्तिगत संपर्क विधि। व्यक्तिगत रूप से हम कहाँ पर मिल सकते हैं? वो हमारे लिए बैठे नहीं रहेंगे, वो उनसे हमें कहाँ पर जाकर मिलना है। व्यक्तिगत रूप से अगर प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को हम चलाते हैं तो घर पर, फॉर्म पे, खेत पर, जहाँ पर वो मिलना चाहें या हम स्वयं जाकर या प्रसार कार्यकर्ता स्वयं जाकर उनसे भेंट वार्ता करता है, ना कि उनका इंतजार करता है। फिर एक कार्यालय में जाकर मिलना, जैसे एक समूह सभा या सामूहिक संगठन वो कर दिया गया या कार्यालय पर जाकर या किसी की मिलने के लिए बुलाया गया तो उनको अपनी योजना के प्रति लाभान्वित करने का तरीका बताया जाए। फिर टेलीफोन वार्ता, व्यक्तिगत पत्राचार और परिणाम प्रदर्शन। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत संपर्क के लिए प्रसार प्रशिक्षण विधियों का में परिणाम प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर परिणाम प्रदर्शन हमारे सामने नहीं होगा तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी। कोई भी हमारी योजना से जब जुड़ता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसको रिजल्ट चाहिए होता है। मूल्यांकन, संतुष्टि, विश्वास जागृत करना, ध्यान आकर्षण कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन जब हम उसका रिजल्ट बताते हैं, परिणाम का प्रदर्शन करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था और इस योजना से इतने व्यक्ति जुड़े, इनको इतना लाभ मिला, तो लाभ से, परिणाम प्रदर्शन से, लाभ से वो जुड़ते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक होते हैं। फिर क्या होता है? सामूहिक संपर्क। सामूहिक संपर्क क्या होता है? अभी तक क्या था? व्यक्तिगत रूप से जब किसी योजना को हम चलाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं कि उनसे भेंट वार्ता करते हैं, लेकिन और उनसे डायरेक्ट नहीं, ग्रामीण वासियों से नहीं, उन्हीं के बीच में हम प्रधान से, आशा बहू हैं, नर्स, स्टाफ नर्स हैं, उनसे जाकर मिलते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं। फिर सामूहिक संपर्क जो होता है, प्रणाली प्रदर्शन। फिर है व्याख्यान, सभा, समूह चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भ्रमण, विजिट वर्क करते हैं, वहाँ पर जाकर विजिट करते हैं कि सही में वो समस्या है या नहीं, जो प्रधान ने बताया, हो सकता है फीडबैक गलत दिया हो। फिर है सम्मेलन, परिणाम प्रदर्शन और दृश्य श्रव्य साधन। वे साधन जिन्हें हम देख व सुन सके वो क्या होते हैं? दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। फिर व्यापक जनसंपर्क क्या होता है? छपित मुद्रित सामग्रियां जो होती हैं, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञप्ति आदि, पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शित सामग्री या दृश्य श्रव्य साधनों के आधार पर हम पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। फिर है बच्चों कार्यानुसार वर्गीकरण, बताकर, दिखाकर, करके। बताकर, दिखाकर, जैसे कि अभी व्यक्तिगत रूप से था ना कि फॉर्म तथा घर पर भेंट करना, व्याख्यान विधि, सभा, सम्मेलन, श्रवण, कैसेट, रिकॉर्ड, तो वो हम दिखाकर प्रोजेक्टर वर्क या कोई भी वर्क करके उनसे व्यक्तिगत रूप से उसको दिखा देते हैं, जो उनसे उस समस्याओं के समाधान करने हेतु तो लागू होते हैं। फिर दिखाकर प्रणाली प्रदर्शन, मैंने अभी बताया ना। फिर परिणाम प्रदर्शन, प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित, जो भी दृश्य श्रव्य साधन है, साधनों का प्रयोग करके उनको करके सीखने पर आधारित प्रदर्शन, व्यवहारिक प्रशिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण। ऐसा नहीं कि मैंने टाइम दे दिया उनको कि आइए आपसे
से मिलना है, नहीं, वो जिस स्थान पर रहते हैं ग्रामीण वासियों की समस्या का समाधान हमें इसलिए करना है क्योंकि प्रसार शिक्षा का मूल आधार क्या है, ग्रामीण जीवन में सुधार करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो व्यवहारिक पक्ष और कार्य का प्रदर्शन और ऐसे काम करते हुए उनको करके दिखाना भी आधारित होता है। फिर होता है बच्चों प्रसार प्रशिक्षण के चरणों के आधार पर वर्गीकरण। चरण मैंने अभी बताया, ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। तो ध्यानाकर्षण किससे करेंगे, छपित या दृश्य श्रव्य साधनों से, कोई भी पोस्टर, चार्ट, छपित सामग्रियां, प्रदर्शनी और प्रदर्शित सामग्री, दृश्य श्रव्य साधन, अन्य साधनों के आधार पर या मेला, पैनल वार्ता के आधार पर हम ध्यानाकर्षण कर सकते हैं। अभिरुचि मतलब परिणाम प्रदर्शन, फिर सभा परिपत्र, स्थानीय नेतृत्व का विकास करना बहुत ही जरूरी होता है, प्रदर्शनी, मेला आदि की भी जरूरत होती है। आकांक्षा सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी, भ्रमण मतलब विजिट वर्क, उनके बीच में जाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। छपित सामग्री, पोस्टर, चार्ट है, इन सब चीज़ों का, फिर दृश्य श्रव्य साधन, परिणाम प्रदर्शन, वही चीज़ें बार बार आती हैं लेकिन क्रिया, अभिक्रिया और संतुष्टि और मूल्यांकन को भी व्यक्त करती हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का प्रसार प्रशिक्षण की सामग्री। प्रसार प्रशिक्षण की सामग्री के बाद क्या हुआ कि इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं जो इनके कार्य को या इनको प्रभावित करते हैं। तो इसमें है कि प्रसार प्रशिक्षण में अगर सामूहिक संपर्क स्थापित किया गया, कार्यक्रम के अंत में यह भी और निदेशालय, मंत्रालय या रेडियो, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा उनकी व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमता या शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर अगर हम कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारा प्रभावशाली बनता है। जनसंपर्क विधि या कार्य संपादन के अनुसार भी प्रसार पद्धतियों को वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्तियों को प्रसार संदेश बताकर, कहकर, सुनाकर, बताकर और विभिन्न प्रकार की विधियों के आधार पर पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शन, भाषण, खेत पर मिलना या फॉर्म पर मिलना आदि के आधार पर उन पर बताया जाता है। इनकी जो प्रकृति होती है कभी कभी मौखिक भी होती है, कभी कभी लिखित भी होती है, कभी कभी कार्यात्मक भी होती है। अब बच्चों कि अगर एक कार्यकर्ता को या ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर भी प्रसार की विधियों को उपयोग में लाया जाता है। प्रसार शिक्षा की अवस्थाएं जो मैंने आपको बताया, फिर है ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अति धीमी ग्रहण क्षमता, क्या अति धीमी ग्रहण क्षमता, धीमी ग्रहण क्षमता या तीव्र ग्रहण क्षमता के आधार पर भी प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर है नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवस्थाओं के आधार पर नवाचार को या प्रसार शिक्षण को भी निम्न भागों में बांटा जाता है। जानकारी, मूल्यांकन और निर्णय क्रिया आदि के आधार पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। जनसंपर्क या प्रसार प्रशिक्षण के द्वारा प्रेरणा या परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अगर किसी भी प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि ध्यानाकर्षण करना, अभिरुचि उत्पन्न करना, विश्वास उत्पन्न करना और कार्यक्रम के लिए एक प्रणाली प्रदर्शन या परिणाम प्रदर्शन की भावना या प्रेरणा का उपयोग किया जाए। किसी भी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम मिलते हैं तो उनकी कमियों को ना बताकर उनके साथ हम उन्हीं की तरह से व्यवहार करें और किसी भी प्रेरणा के हेतु प्रेरित करें। जैसे सुरक्षा की भावना जागृत करना, ना कि जब हम किसी की कमी को देखते हुए मिलने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि उनकी कमियों को उनके सामने हमें स्पष्ट नहीं करना है, उनमें हमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है, विश्वास जागृत करना है कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, कार्यक्रम को नियोजित किया गया है। और विषय विशेष की पहचान या अपनी पहचान भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये कहाँ से आए हैं और ये हमारे लिए किस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और नए नए अनुभवों, व्यक्तिगत अनुभवों को भी जागृत करना और दूसरों की पसंद को भी ध्यान में रखना,
ना कि अपनी पसंद को हम उनके बीच में या हमारे बीच में थोपना कि नहीं आपको ये काम करना ही होगा क्योंकि ये सरकार द्वारा या मंत्रालय द्वारा दिया गया है, आपको करना ही करना है। और उनको ये हमेशा बताना चाहिए कि आपके बीच में ये समस्या विद्यमान है जिस कारण से ये कार्यक्रम चलाया गया है। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।